हेलो एवरीवन, दी इन्फोटेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टाइप स्क्रिप्ट के एक फीचर डेकोरेटर्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली आज हम डेकोरेटर्स को अनलॉक करने जा रहे हैं ताकि ये हम जान सकें कि डेकोरेटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती है और वो कैसे एग्जीक्यूट करती है और डेकोरेटर्स के क्या काम है। बेसिकली डेकोरेटर्स जो है वो कोड को रीयूजेबल करने के पर्पस से यूज किया जाता है। डेकोरेटर्स जैसे कि हम किसी भी मेथड के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, किसी के प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, किसी में मेटा डेटा ऐड करना चाहते हैं, तो डेकोरेटर का इसलिए हम डेकोरेटर का यूज करते हैं ताकि रन टाइम जिस टाइम हम उसके मेटा डेटा को गेट कर सकते हैं और उसके मेटा डेटा के अकॉर्डिंग हम उसके फीचर को बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम डेकोरेटर्स का यूज करते हैं। और डेकोरेटर्स यूज़फुल इसलिए भी होता है कि कोड को मतलब कि आप डेकोरेटर्स कहीं और लिखते हैं और एक लाइन के कोड से आपका सारा काम हो जाता है। और अगर एक मेथड डेकोरेटर है तो उसके हम किसी भी दूसरे मेथड में अगर वो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक लाइन का कोड लिखेंगे और वो फंक्शनैलिटी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे डेकोरेटर में एक आपका डेकोरेटर फैक्ट्री फंक्शन होता है। अगर आपको पैरामीटर सेंड करना है डेकोरेटर फंक्शन में और उसके बेस पे कुछ चेंज करना है तो आप डेकोरेटर फैक्ट्री का यूज कर सकते हैं, जिसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन भी कहते हैं। और डेकोरेटर्स को बेसिकली अगर आपको डेकोरेटर्स का जानना है कि वो किस तरीके से काम करता है, अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल होने के टाइम क्या होती है, तो आपको ये वीडियो आप आखिर तक देखिए और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डेकोरेटर्स क्या होती है और कैसे काम करता है। इसके बाद इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इसके बाद आप खुद का डेकोरेटर बना सकते हैं। और जैसे भी नेस्ट जेएस फ्रेमवर्क हो गया, एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क हो गया, जहाँ पे वो डेकोरेटर्स बने होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि जैसे @कंट्रोलर लिखते हैं लेकिन वो करता क्या है। बेसिकली वो कुछ करता नहीं है। वो क्या करता है कि @कंट्रोलर जब लिखते हैं और जब आप अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वो इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाता है और उस मेथड के जो उस मेथड में एक मेटा डेटा ऐड कर देता है। वो राउट करके वो जो पैरामीटर आप भेजते हैं वो ऐड कर देता है। और जब आप कोई यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो राउट गेट करके उस बेस पे वो जज करता है कि कौन सा हैंडलर आपको यूजर को देना है। तो डेकोरेटर को आप अगर सीखना चाहते हैं तो पहले आपको 3 चीज़ें सीखनी होगी। जैसे कि आपका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर है और डिफाइन प्रॉपर्टी और ऐड एंड रिट्रीव मेटा डेटा यूजिंग रिफ्लेक्ट एपीआई। किसी भी प्रॉपर्टी का एक डिस्क्रिप्टर ऑब्जेक्ट होता है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि उसके ये एट्रीब्यूट्स होते हैं: वैल्यू, राइटेबल, एनुमरेबल, कॉन्फ़िगरेबल, गेट और सेट। तो उसी तरह उस प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके बिहेवियर, किसी भी प्रॉपर्टी का बिहेवियर को वो बताता है जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे कि ये वैल्यू हो गया तो वो ये बता रहा है कि उस प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू है। राइटेबल, वो राइटेबल है कि नहीं। एनुमरेबल, वो इटरेटर है कि नहीं फॉर लूप में। ऑब्जेक्ट कीज़ और ऑब्जेक्ट एंट्रीज के थ्रू वो कॉन्फ़िगरेबल है कि नहीं। उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर के, वो कॉन्फ़िगरेबल है कि नहीं, वो आगे आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे कि नहीं। जैसे आपका प्रॉपर्टी क्लास का प्रॉपर्टी हो गया, उसमें गेटर और सेटर होता है, तो वो गेट और सेट फंक्शन को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर को मॉडिफाई करते हैं तो ये आपका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर होता है। हर एक जावास्क्रिप्ट में हर एक प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है, डिफाइन प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक टारगेट तीन पैरामीटर जाते हैं। एक टारगेट जाता है, एक प्रॉपर्टी की जाता है और एक डिस्क्रिप्टर ऑब्जेक्ट जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसी से हम किसी भी प्रॉपर्टी की का डिस्क्रिप्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर नया एक उस टारगेट का एक नया प्रॉपर्टी की क्रिएट कर सकते हैं और उसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर को हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ऑब्जेक्ट और डिफाइंड प्रॉपर्टी का ये काम होता है। एक फंक्शन और होती है ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर।
इस फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी की का हम प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर को गेट कर सकते हैं। वो हम आगे दिखाएंगे आपको कि वो कैसे काम करता है और वो फंक्शन कहाँ कॉल होता है। फिर आता है एक रिफ्लेक्ट एपीआई। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी पे हम अगर कोई मेटा डेटा ऐड करना है तो हम रिफ्लेक्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्ट डॉट डिफाइन मेटा डेटा, इसके थ्रू हम मेटा डेटा सेट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की में मैंने ये ऑब्जेक्ट सेट किया हुआ है और इस टारगेट के इस प्रॉपर्टी की में ये मैंने ऑब्जेक्ट सेट किया हुआ है, और इस रिफ्लेक्ट डॉट गेट मेटा डेटा के थ्रू हम उसके मेटा डेटा को गेट कर सकते हैं। ये मेटा डेटा का की है और ये मेटा डेटा टारगेट है, तो उसके थ्रू हम उसके मेटा डेटा को गेट कर सकते हैं। ये तो था 3 प्रॉपर्टीज़ डेकोरेटर के, जो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर डिफाइन। अगर ये तीनों आप जान गए, और डेकोरेटर क्या करता है कि जब डेकोरेटर टाइप स्क्रिप्ट ट्रांसपाइल होता है जावा स्क्रिप्ट में, तो वो कुछ फंक्शंस ऑटोमेटिक बना के आपके कोड में ट्रांसपाइल्ड कोड में डाल देता है। जैसे कि अंडर डेकोरेट फंक्शन, अंडर मेटा फंक्शन, अंडर पैराम फंक्शन, ये फंक्शंस ऑटोमेटिक बना के वो ट्रांसपाइल्ड कोड में डाल देता है। और ये फंक्शंस कॉल होते हैं जब आप अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, और उसके थ्रू वो उसके प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर और आपके मेटा डेटा को ऐड करता है या फिर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर को मॉडिफाई करता है। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे सारा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा लाइन बाय लाइन कि कैसे डेकोरेटर काम करता है। इसको आज मैं पूरा अनलॉक करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद आप खुद का डेकोरेटर बना पाएंगे। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए अब प्रैक्टिकल एग्जांपल में चलते हैं। यहाँ टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में मैंने कुछ कोड लिखा है टाइप स्क्रिप्ट पे, जिसमें कुछ डेकोरेटर फंक्शंस हैं और एक टाइप स्क्रिप्ट में क्लास लिखा हुआ है। उन डेकोरेटर्स को मैंने इस क्लास में यूज कर रखा है और इस क्लास का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करके उसकी ग्रिड फंक्शन को कॉल किया है। तो चलिए देखते हैं कि उन डेकोरेटर फंक्शंस पे मैंने क्या लिखा हुआ है और क्या क्या डेकोरेटर्स हैं। 4 टाइप्स के डेकोरेटर्स हैं। ये क्लास डेकोरेटर है, ये आपका प्रॉपर्टी डेकोरेटर है, ये मेथड डेकोरेटर है, और ये आपका लॉग पैरामीटर डेकोरेटर है। तो किस डेकोरेटर में कितने पैरामीटर्स होते हैं और क्या पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं, और उनको डेकोरेटर हम कैसे लिखते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे ऐड प्रेफिक्स आपका ये डेकोरेटर फैक्ट्री है, जिसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया है लॉग। ऐड प्रीफिक्स आपका ये रहा, इस पर मैंने एक प्रीफिक्स पास किया है और एक फंक्शन रिटर्न किया है। जो एक्चुअल डेकोरेटर है वो ये है। मैं इस फंक्शन को भी डायरेक्ट लिख सकता था बिना डेकोरेटर फैक्ट्री के। अगर आपको कोई पैरामीटर पास करके उसके बिहेवियर को चेंज करना है उस पैरामीटर के बेसिस, तो आप डेकोरेटर फैक्ट्री का यूज कर सकते हैं, जो कि एक हायर ऑर्डर फंक्शन भी है। हायर ऑर्डर फंक्शन भी उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डेकोरेटर फंक्शन को रिटर्न किया है डेकोरेटर फैक्ट्री से, और इसका क्लास डेकोरेटर का एक ही पैरामीटर हम पास करते हैं जो कि होता है टारगेट। और यहाँ पे हम एक नया क्लास बना रहे हैं और टारगेट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि ओरिजिनल क्लास है। अगर हम टारगेट क्लास को एक्सटेंड नहीं करेंगे तो ये जो नया क्लास है ये रिटर्न कर रहा है नया क्लास, वो ओरिजिनल क्लास का स्कोप ख़त्म कर देगा, मतलब कि वो एक पूरी तरह नया क्लास हो जाएगा। इसलिए हमें अगर कोई नया क्लास बना रहे हैं, नया कंस्ट्रक्टर रिटर्न कर रहे हैं, तो ओरिजिनल क्लास और कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है, ताकि इसका जो ओरिजिनल प्रोटोटाइप है वो मेंटेन हो और इसके जो प्रॉपर्टीज़ मेथड्स हैं वो अवेलेबल रहें इस क्लास के रिटर्न होने के बाद भी। अगर ये टारगेट यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये पूरा का पूरा नया क्लास ही रिटर्न होगा, और ये जो मेथड्स हैं जैसे आपका मैसेज, ग्रीट, ये आपको नहीं मिलेगा जब तक इसके प्रोटोटाइप को आप मेंटेन नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैंने नया कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसमें सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया है। सुपर कंस्ट्रक्टर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है जो कि वो कॉल हो जाएगा। ये आर्गूमेंट्स इसके कंस्ट्रक्टर का आर्गूमेंट्स है। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक कंसोल लॉग किया हुआ है, ठीक है। ये था ऐड प्रीफिक्स। अब आते हैं अपर केस। ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर है। अपर केस में डेकोरेटर फैक्ट्री का यूज नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस का यूज नहीं किया है, तो ये डेकोरेटर डायरेक्टली बना हुआ है। तो अपर केस देखते हैं कैसे बना है।
अपर केस में प्रॉपर्टी डेकोरेटर में दो पैरामीटर लगते हैं, टारगेट और प्रॉपर्टी की। टारगेट प्रॉपर्टी की से मैंने ओरिजिनल वैल्यू निकाल लिया है उस प्रॉपर्टी का, और उसके गेटर और सेटर के फंक्शंस को रिप्लेस करके एक नया फंक्शन असाइन कर दिया है, और इससे में जो गेटर में रिटर्न कर दिया है जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है उसी को मैंने रिटर्न कर दिया है। और सेटर में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू सेट करेंगे तो वो वैल्यू का अपर केस करके वो करने के बाद उसको सेट करेगा। तो ये गेटर सेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस गेटर और सेटर फंक्शन को डिफाइंड प्रॉपर्टी के थ्रू उसके प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर को मॉडिफाई कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी से हम नया प्रॉपर्टी बना के, मतलब कोई एक क्लास में अगर हमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करना है, जो वो प्रॉपर्टी अगर अवेलेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस क्लास में, तो हम डिफाइंड प्रॉपर्टी के थ्रू भी उसमें ऐड कर सकते हैं उसको प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर सेट कर, मैनुअली प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर सेट करके। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस प्रॉपर्टी की का प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर मॉडिफाई कर रहे हैं, गेटर सेटर मॉडिफाई कर रहे हैं, और एनुमरेबल कॉन्फ़िगरेबल भी अगर हम फॉल्स कर देंगे तो वो फॉल्स सेट हो जाएगा, ट्रू कर देंगे तो ट्रू सेट हो जाएगा। जो भी वैल्यू देंगे वो इसके प्रॉपर्टी में उसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर सेट हो जाएगा। ये तो था प्रॉपर्टी डेकोरेटर। अब आते हैं मेथड डेकोरेटर माई कैसे। माई कैसे भी एक डेकोरेटर फैक्ट्री है जिसमें मैंने लॉग मेथड की पास किया हुआ है। ये देखिए माई कैसे, इसके ऊपर मैंने एक मैप क्लास बनाया है, ये की वैल्यू पेयर में डेटा रखता है, ठीक है। गेट और सेट इसके मेथड होते हैं। यहाँ से भी मैंने एक डेकोरेटर फंक्शन को रिटर्न किया हुआ है जिसके अंदर मेथड डेकोरेटर बनाने के टाइम हमें 3 पैरामीटर देने होते हैं, टारगेट, प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। और ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न हो रहा है। अब देखिए ये डेकोरेटर जब भी कॉल होगा ये लाइन प्रिंट होगी, माई कैसे डेकोरेटर कॉल्ड। मैंने ओरिजिनल मेथड उसके डिस्क्रिप्टर वैल्यू से निकाल लिया है। अब डिस्क्रिप्टर वैल्यू में एक नया फंक्शन हम डाल रहे हैं, उस जो उसका ओरिजिनल मेथड है वो हट जाएगा, उसका डिस्क्रिप्टर वैल्यू में ये फंक्शन अटैच हो जाएगा। और ये आर्गूमेंट्स उसका ओरिजिनल मेथड में जो आर्गूमेंट्स है वो सेम आर्गूमेंट्स मैं इस फंक्शन में पास कर रहा हूँ। ये कंसोल उस टाइम क्रिएट करेगा जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा, उस क्लास के ग्रिड फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा, तो उस टाइम ये लॉग किया जाएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने किया क्या है, इसके फंक्शन को जो मैंने चेंज किया है, अगर नया फंक्शन हम डाल देंगे तो पुराने फंक्शन का तो स्कोप ख़त्म हो जाएगा, वो तो वहाँ पे जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए या ओरिजिनल मेथड को भी कॉल किया जाता है रिप्लेसमेंट मेथड से, जो उसका सब्स्टिट्यूट मेथड होता है उसके अंदर हम ओरिजिनल मेथड को भी कॉल करते हैं। तो देखते हैं कि अगर हमें गेट की मिल जाता है, मतलब कि अगर उसमें की अवेलेबल है मैप क्लास में, तो उसका मतलब है कि कैसे एग्जिस्ट है, तो हम यहाँ से कैसे रिटर्न कर देते हैं, ओरिजिनल मेथड को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर कैसे अवेलेबल नहीं है तब हम ओरिजिनल मेथड को कॉल करके डेटा फेच करते हैं और उस डेटा को कैसे में सेट करके फिर उसके रिज़ल्ट को रिटर्न कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो भी डीबी एक्टिविटी होती है या फिर एक्सटर्नल एपीआई कॉल होती है वो होने से अगर कैसे सेट होती है तो वो फिर दोबारा वो रिक्वेस्ट जाती नहीं है। कैसे का मोटिव ये होता है कि हम जो टाइम टेकन एक्टिविटीज़ होती है उनको ना करें। अगर कैसे मेरे पास पड़ा हुआ है तो हम कैसे डायरेक्ट रिटर्न कर दें। तो इस तरह से हम मेथड डेकोरेटर बना सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेथड ग्रिड जो मेथड है इसमें 2 डेकोरेटर लगे हुए हैं एक के बाद एक है माई कैसे, दूसरा है लॉग। जब मल्टीपल डेकोरेटर होती है तो उस टाइम आपका जो बॉटम जो डेकोरेटर फंक्शन कॉल होती है वो सबसे जो क्लोजेस्ट होती है मेथड के वो कॉल होती है, उसके बाद उसके ऊपर वाली कॉल होती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर वाली कॉल होगी। इस तरह से बॉटम टू टॉप के सीक्वेंस में कॉल होगा। लेकिन जो सब्स्टिट्यूट मेथड होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। जो सब्स्टिट्यूट मतलब कहने का मतलब है जो फंक्शन हम उसके डिस्क्रिप्टर वैल्यू में रिप्लेस कर रहे हैं वो जो टॉप के डेकोरेटर में है वो सबसे पहले कॉल होगी, उसके बाद बॉटम तक जाएगी, बॉटम तक जाके वो कॉल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक लॉग भी है, लॉग में भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये आपका लॉग सेम पैरामीटर टारगेट प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्टर दिया हुआ है। उसी तरह ये जब डेकोरेटर कॉल होगा तो ये लॉग करेगा इसके ओरिजिनल मेथड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टर रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टर रिटर्न नहीं भी कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो होता है वो
रेफरेंस टाइप होता है। अगर हम नहीं भी, अगर ये फंक्शन डेकोरेटर फंक्शन डिस्क्रिप्टर रिटर्न कर रहा है, अगर रिटर्न होता है डिस्क्रिप्टर उसको मिलता है तो वो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर को मॉडिफाई कर देता है। अगर अनडिफाइंड मिलता है तो वो ओरिजिनल डिस्क्रिप्टर को ही रहने देता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप होता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ हम इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी मॉडिफाई करेंगे तो उसका ये जो जहाँ से आ रहा है, मतलब ये जो उसका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी मॉडिफाई होगा। रेफरेंस टाइप में ऐसे ही होता है, तो इसलिए रिटर्न करे नहीं करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं पैरामीटर डेकोरेटर में, ये लॉग पैरामीटर, इसमें भी देखते हैं क्या है। लॉग पैरामीटर में बेसिकली हम 3 पैरामीटर्स पास करते हैं, टारगेट, मेथड नेम और उस पैरामीटर का इंडेक्स। यहाँ पे बेसिकली हम कंसोल लॉग ही करवा रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करवा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पैरामीटर डेकोरेटर में हम आगे और भी बताएंगे कि वहाँ पे हम और क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे सिंपली लॉग कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम कर नहीं रहे हैं। उसके बाद इस क्लास का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और इसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे जब टाइप स्क्रिप्ट कोड को टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर इसको ट्रांसपाइल करता है, आप जब भी कोई भी डेकोरेटर की यूज करते हैं तो उस टाइम ये डेकोरेट फंक्शन और ये मेटा डेटा, ये 2 फंक्शन अपने आप बन जाते हैं। अगर आप पैरामीटर डेकोरेटर भी यूज करके रखे हैं तो पैरम फंक्शन भी अपने आप बन जाएगा और आपके ट्रांसपाइल्ड कोड में डाल दिया जाएगा। जिस टाइम आप ट्रांसपाइल होगा कोड उस टाइम ये तीनों फंक्शन आपके बिल्ड वाले फाइल में डाल देंगे और ये फंक्शन को नीचे कॉल किया जाता है। ये आप ही का कोड है जो ट्रांसपाइल्ड होके इस वाले फाइल में यहाँ पे आ गया है। यहाँ तक ये आपका कोड है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेकोरेटर्स मैंने क्लास में डाल रखे हैं, लेकिन यहाँ जो क्लास ट्रांसपाइल्ड होके आया है यहाँ पे आपको कोई भी डेकोरेटर नहीं दिख रहा होगा। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डेकोरेट फंक्शन देखिए उसके जस्ट नीचे कॉल हुआ है। अब ये एक प्रॉपर्टी के लिए एक ही डेकोरेट फंक्शन कॉल होता है। अगर उसके अंदर मल्टीपल डेकोरेटर हैं तो वो उसका फर्स्ट पैरामीटर डेकोरेटर्स एरे होता है जिसके अंदर सारे डेकोरेटर्स आ जाएंगे। एक प्रॉपर्टी के लिए एक ही डेकोरेट फंक्शन कॉल होगा। तो अपर केस के लिए मतलब ये प्रॉपर्टी है तो ये क्लास का प्रॉपर्टी है तो इसके लिए एक डेकोरेट कॉल हुआ है। और ये जो मेटा डेटा है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसपाइलर के थ्रू आता है। ये अपर केस आपका डेकोरेटर है और ये फंक्शन कॉल होता है। मैं आपको डेकोरेट फंक्शन के अंदर में भी जाके बताऊंगा कि यहाँ वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है और क्या कोड रन होता है। आप ट्रांसपाइल्ड कोड देखते होंगे, ये वाला फंक्शन देखते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि इसमें क्या हो रहा है। मैं आपको ब्यूटीफाइड वर्जन ऑफ कोड दिखाऊंगा और उसमें लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा कि क्या है। एक चीज़ और, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर देखिए यहाँ पे आपको ये डेकोरेट आपको माई कैसे लॉग, यहाँ पे 2 डेकोरेटर बने हुए हैं तो ये 2 डेकोरेटर एरे के अंदर डाल दिया गया है। ये प्रॉपर्टी ग्रिड इसका प्रोटोटाइप सेंड होता है मेथड डेकोरेटर में। सिर्फ क्लास डेकोरेटर में क्लास जाता है, मतलब पैरामीटर में जाता है, नहीं तो बाकी सब में प्रोटोटाइप ही जाता है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास का कॉल हुआ है, ये डेकोरेटर है। ये डेकोरेटर ऐसे तो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है, लेकिन क्लास के केस में ये क्लास ही रिटर्न करेगा जो आपका डेकोरेट फंक्शन के यहाँ से रिटर्न होगा। अगर डेकोरेट से आप रिटर्न नहीं कर रहे तो वो ओरिजिनल प्रोटोटाइप को रिटर्न करेगा। ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर जो है मतलब कि उसका टारगेट ही होता है तो वो रिटर्न हो जाएगा। क्लास के केस में टारगेट ही होता है, जो आप यहाँ से सेंड कर रहे हैं वही रिटर्न होगा, लेकिन वो उसका मॉडिफाई होकर रिटर्न होगा, ना कि वो ओरिजिनल रिटर्न होगा। फिर यहाँ पे इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, और ये इसका जो डेकोरेट फंक्शन है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छी बेहतर तरीके से समझ में आए और आप अपना खुद का भी डेकोरेटर बना सकते हैं। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और VS कोड में जाके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
और इसका जो ये जो फंक्शन है डेकोरेट, ये मिनीफाइड है, इससे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिंगल कैरेक्टर के वेरिएबल्स नेम होते हैं, आपको समझ में आएंगे नहीं कि ये क्या है और ये अंदर क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए मेरे पास इसका मेरा खुद का बनाया हुआ ब्यूटीफाइड वर्जन ऑफ डेकोरेट फंक्शन है, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कोड सेम है, सिर्फ ये इसके जो वेरिएबल नेम्स है वो अंडरस्टेबल है, ताकि आपको देख के समझ में आ जाएगा। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप ये कोड निकाल सकते हैं। सेम डेकोरेट फंक्शन है, बस उसको मैंने ब्यूटीफाई किया हुआ है। यहाँ पे ये कुछ लॉग करवा के रखा है ताकि आपको समझ में आए कि इस पैरामीटर्स में आपका क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आर्गुमेंट्स लेंथ, ये आर्गुमेंट्स लेंथ इसी फंक्शन के आर्गुमेंट्स के लेंथ को निकाल रहा है, क्योंकि सब के केस सारे डिफरेंट डेकोरेटर टाइप्स में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। क्लास में एक ही पैरामीटर होता है, मतलब कि 2 पैरामीटर होता है, एक डेकोरेटर्स एरे होता है और दूसरा ये माई क्लास जाता है। बाकी जितने भी होते हैं सबके केस में 4 पैरामीटर जाते हैं। ये आपके जो ये प्रॉपर्टी के लिए भी 4 है, 1 2 3 4। ये आपका मेथड डेकोरेटर और पैरम डेकोरेटर में भी 4 ही होगा, 1 2 3 4। क्लास के केस में 2 होते हैं। तो यहाँ पे आप ये सोच के चलिए कि मैं ये अभी क्लास डेकोरेटर कॉल होगा, क्लास के लिए ये डेकोरेट फंक्शन कॉल हो रहा है। तो क्लास के केस में तो इसका आर्गुमेंट्स लेंथ लेस देन 3 होगा, तो ये टारगेट रिटर्न कर देगा। तो इसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर क्या बन गया, उसका जो टारगेट है वो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर बन गया। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट अगर एपीआई है और डेकोरेट फंक्शन है अवेलेबल होता है, तो ये रिफ्लेक्ट डॉट डेकोरेट फंक्शन जो इनबिल्ड होती है रिफ्लेक्ट मेटा डेटा के से, वो डायरेक्टली डेकोरेट फंक्शन को कॉल करता है और इसकी रिटर्न प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर को रिटर्न करता है मॉडिफाई करके। तो ये चीज़ अभी हम रिफ्लेक्ट वाला नहीं बता रहे, इसमें एक लाइन का कोड है, ये आपको इंटरनल कोड सेम ये नीचे जो मैंने लिखा हुआ है यही कोड चल रहा है। ये कोड तो मैं हटा देता हूँ, ये उसका ओरिजिनल कोड है जो कि टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू लिखा हुआ है। उसी कोड को मैंने इफ एल्स में अच्छे से लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर एल्स में आते हैं, इसने प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर सेट कर दिया। क्लास के केस में टारगेट होगा, बाकी सभी अलग चीज़ों के लिए ये ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। मान लीजिए अभी मेथड डेकोरेटर कॉल हो रहा है तो उसके पैरामीटर्स 4 हैं, तो वो एल्स पे आएगा। एल्स में डिस्क्रिप्टर नल है, वहाँ से नल आ रहा है, तो नल के केस में ये चीज़ कॉल होगी। तो ये जब कॉल होगी तो ये ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हम 2 पैरामीटर भेजते हैं, एक टारगेट होता है, दूसरा प्रॉपर्टी की होती है। वो भेज के हम उसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर गेट कर सकते हैं। इससे हम उसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर गेट करके इस प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर में डाल रहे हैं। ये इस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर है। क्लास के केस में टारगेट है, बाकी चीज़ों के केस में इसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो लूप चल रहा है डेकोरेटर्स डॉट लेंथ -1 से चल रहा है, मतलब कि जो क्लोजेस्ट ऑफ द मेथड है प्रॉपर्टी है उसका डेकोरेटर पहले कॉल होगा, फिर उसके ऊपर जो डेकोरेटर है वो कॉल होगा, क्योंकि ये लूप अपोजिट चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस डेकोरेटर का पहले इंडेक्स को यहाँ पे इस डेकोरेटर में डाल दिया है। अब क्लास के केस में लेस देन 3 होगा, तो उसके केस में जो आप डेकोरेटर बनाए हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऐड प्रीफिक्स का ये जो डेकोरेटर बनाए हैं ये इसमें सिर्फ टारगेट ही पास हुआ है। यहाँ पे आप देखिए इसमें सिर्फ टारगेट आपने दिया है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपका वही डेकोरेटर कॉल हो रहा है जिसमें प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर जा रहा है। ये प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर टारगेट है क्लास के केस में, ठीक है, और वो रिटर्न कर रहा है आपका ये रिटर्न कर रहा है। आप रिटर्न न्यू क्लास कर रहे हैं जो टारगेट को एक्सटेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका अपडेट डिस्क्रिप्टर हो जाएगा, और अपडेट डिस्क्रिप्टर हो जाएगा तो यहाँ पे ये अपडेट डिस्क्रिप्टर इसको मिल गया, तो उसके प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर में अपडेटेड डिस्क्रिप्टर को डाल दिया। अब आते हैं मेथड के डेकोरेटर्स में। मेथड के डेकोरेटर्स में क्या होता है कि उसके आर्गुमेंट्स ग्रेटर देन 4 है तो ये कॉल होगा। इसमें मेथड में आपने देखा होगा इस पे
जैसे माई कैसे है, या फिर ये माई कैसे में हम 3 पैरामीटर देते हैं, टारगेट, प्रॉपर्टी की, डिस्क्रिप्टर। तो यहाँ भी आपका टारगेट, प्रॉपर्टी की और डिस्क्रिप्टर गया। ये फंक्शन आपका डेकोरेट फंक्शन आपका ये कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके डिस्क्रिप्टर वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं नए फंक्शन से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्टर रिटर्न कर रहे हैं, तो वही डिस्क्रिप्टर यहाँ पे अपडेटेड डिस्क्रिप्टर हो जाएगा इसका, और इसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर मॉडिफाई होकर, ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर मॉडिफाई होकर इस प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर में सेट हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर नहीं भी रिटर्न कर रहे हैं, तब भी यहाँ पे से जो हम प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर इस डेकोरेटर फंक्शन में भेज रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, और जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप होता है, जिसमें हम वो अगर आप इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे तो इसके ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर में भी मॉडिफाई होगा। और सेम इसी तरह से वो पैरामीटर डेकोरेटर में भी यही कॉल होगा, क्योंकि इसके 4 है, आपका प्रॉपर्टी डेकोरेटर में भी यही कॉल होगा। तो इस तरह से ये डेकोरेटर कॉल होते हैं, 1 बाय 1 करके आपका टॉप टू बॉटम कॉल होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो डेकोरेटर होते हैं वो टॉप टू बॉटम आपका डेकोरेटर फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन जो सब्सटीट्यूट फंक्शन है वो आपका बॉटम टू टॉप कॉल होगा। जैसे एक बार मैं और बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग का डेकोरेटर कॉल होगा, फिर माई कैसे कॉल होगा। लेकिन ये जो, और जब हम इसके ग्रिड फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले माई कैसे का ये जो रिप्लेसमेंट फंक्शन है ये कॉल होगा, उसके बाद ये लॉग का कॉल होगा। ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी कोड में दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो, और इस जब अपडेटेड प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर हो जाता है, जितने भी उसके डेकोरेटर, मल्टीपल डेकोरेटर होते हैं, तो वो लूप चल के सारे मॉडिफाई हो के वो फाइनली जो डिस्क्रिप्टर होता है वो उस टारगेट के प्रॉपर्टी की पे सेट कर दिया जाता है। ये क्लास के केस में ये कोड नहीं चलता है। क्लास के केस में हम उसका कोई प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर सेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्लास के केस में ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि टारगेट की उसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइंड जो अपडेटेड प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर है वो अपडेट हो गया, और यहाँ से क्लास के केस में टारगेट रिटर्न हो रहा है न, ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों के केस में अपडेटेड प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर रिटर्न हो रहा है। ऐसे ये बाकी चीज़ों के लिए यूज होता नहीं है, क्लास के केस में यूज होता है। क्योंकि क्लास के केस में आप देखे होंगे कि यहाँ पे ये क्लास यहाँ पे असाइन हो रहा है, ये डेकोरेट फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो इस क्लास में आ रहा है और उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से डेकोरेट फंक्शन है। इसके नीचे है मेटा डेटा। इस फंक्शन में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हम मेटा डेटा सेट कर रहे हैं। जो की वैल्यू पेयर उधर से आता है वो इसका मेटा डेटा सेट हो जाता है। पैरम में देखने वाली बात है, एक पैरम में ये फंक्शन बना हुआ है। पैरम में जो डेकोरेटर फंक्शन होता है वो यहाँ पे कॉल होता है, उसको हम जैसे आप पैरामीटर के केस में देखे होंगे, बाकी चीज़ों के केस में देखे होंगे, क्योंकि मेरा जो डेकोरेटर फंक्शन है वो डायरेक्टली यहाँ पे है। लेकिन पैरम के केस में जो मेरा लॉग पैरामीटर फंक्शन है वो पैरम के अंदर है। तो पैरम सबसे, ये क्या गया, पैरामीटर इंडेक्स गया, ये आपका डेकोरेटर का नाम है, ये पैरम है। तो ये पैरम मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, पैरम मेथड रिटर्न करेगा ये चीज़, ये फंक्शन रिटर्न करेगा जिसमें टारगेट और की है। टारगेट में जब मेरा जो डेकोरेटर कॉल हो रहा है वो टारगेट की और पैरम इंडेक्स, लेकिन यहाँ पे आप पैरामीटर जो डेकोरेटर है आपका कॉल यहीं पे होगा, ये डेकोरेटर यहाँ पे ही कॉल होगा, लेकिन वो ये फंक्शन कॉल हो रहा है ये फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे ऊपर। मेरा जो डेकोरेटर बनाया हुआ है वो यहाँ कॉल हो रहा है, जो कि जिसमें टारगेट की और पैरामीटर इंडेक्स पैरामीटर है। तो टारगेट और की आ गया, टारगेट की यहाँ से हो गया, पैरम इंडेक्स आपका यहाँ से आ गया, जो पैरम फंक्शन कॉल हो रहा है नीचे। तो इस तरह से ये डेकोरेटर 1 बाय 1 कॉल होती है। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ। नोड इंडेक्स test.js। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो ऊपर की चीज़ है जो लॉग मैंने यहाँ पे करवाया है। देखिए रिफ्लेक्ट मिल रहा है इसको, इसलिए ट्रू रिटर्न किया। उसके बाद आर्गुमेंट्स, डिस्क्रिप्टर नल है, अनडिफाइंड है, की आपका
मैसेज है, मतलब ये प्रॉपर्टी के इतना से इतना तक आपका ये प्रॉपर्टी के लिए है, क्लास प्रॉपर्टी का इतना कंसोल किया हुआ है। आर्गूमेंट्स लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 आ रहा है। सिर्फ आपका ये जो क्लास होगा, ग्रेट हो गया, ये आपका ये जो कॉल हो रहा है ये क्लास के लिए कॉल हो रहा है, जिसमें डिस्क्रिप्टर भी नहीं है, की भी नहीं है। लेंथ 2 है क्योंकि आपका ये डेकोरेटर्स और टारगेट ही आता है यहाँ पे। तो डेकोरेटर्स के केस में आपका ये 0 के केस में डेकोरेटर्स में ये एक एरे है, जो डेकोरेटर आप दे रहे हैं वो फंक्शन है, और यहाँ पे 1 में क्लास है। ठीक है, ये तो आपका लेंथ हो गया है, और मैंने ये आपको बता ही दिया है कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैं मेथड के केस में बता दे रहा हूँ, इसका मल्टीपल डेकोरेटर है इसलिए। ये देखिए पहले जो है डेकोरेट फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, तो पहले ग्रिड के केस में आते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ग्रिड के केस में है, ठीक है। तो जब हम डेकोरेटर फंक्शन कॉल हुआ ग्रिड के केस में, यहाँ पे देखिए लॉग डेकोरेटर पहले कॉल हुआ, उसके बाद माय कैसे डेकोरेटर कॉल हुआ, मतलब बॉटम से टॉप। पहले बॉटम का कॉल होगा, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे पहले बॉटम में इसका क्लोजेस्ट लॉग है, फिर माय कैसे है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले लॉग कॉल हुआ डेकोरेटर, फिर माय कैसे डेकोरेटर कॉल हुआ। लेकिन इसका जो सब्स्टिट्यूट मेथड है, ये जो लॉग करेगा माय कैसे, ये माय कैसे सब्स्टिट्यूट फंक्शन कॉल ये पहले करेगा। देखिए यहाँ पे माय कैसे सब्स्टिट्यूट फंक्शन कॉल्ड ऑफ ग्रिड, उसके बाद लॉग का करेगा जिस सब्स्टिट्यूट, क्योंकि वो उसका प्रोटोटाइप को रिप्लेस करते जाता है। तो वो उसके प्रोटोटाइप को ये रखा है, उसके प्रोटोटाइप को वो, मतलब कि उसके डिस्क्रिप्टर वैल्यू को ये रखा है, उसके डिस्क्रिप्टर वैल्यू को वो रखा है, अंदर कॉल कर रहा है। तो इस तरह से वो मल्टीपल फंक्शंस कॉल होते जाते हैं। जब आप ग्रिड फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप इस ग्रिड फंक्शन, ये ग्रिड फंक्शन कॉल हुआ, इसके ऊपर 2 डेकोरेटर लगे हैं, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, माय कैसे डिस्क्रिप्टर वैल्यू को कॉल करेगा, क्योंकि लास्ट में जो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर रिटर्न हो रहा है वो इसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर का जो वैल्यू है वो ये फंक्शन है। और ये ओरिजिनल मेथड, ये ओरिजिनल मेथड आपका लॉग नहीं, ये माय कैसे में ये जो ओरिजिनल मेथड है, ये ओरिजिनल मेथड ये आपका ये फंक्शन है, ये लॉग का फंक्शन है, क्योंकि ये इस डिस्क्रिप्टर के ऊपर ये डिस्क्रिप्टर बन रहा है। थोड़ा सा समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जब आपका लॉग डेकोरेटर कॉल हुआ तो ये डिस्क्रिप्टर मॉडिफाई हुआ, उसके बाद मतलब कि जो ओरिजिनल मेथड है उसका डिस्क्रिप्टर मॉडिफाई होकर ये डिस्क्रिप्टर हो गया। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल मेथड मिलेगा माय कैसे में, उस केस में मुझे ये ओरिजिनल मेथड, मुझे ग्रिड ये मेथड नहीं मिलेगा, ये ग्रिड मेथड नहीं मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, ये इसका ये मेथड मिलेगा माय कैसे के केस में, क्योंकि लॉग डेकोरेटर ऑलरेडी कॉल्ड हो चुका है और उसका डिस्क्रिप्टर वैल्यू अपडेट हो गया है। अब उसका माय कैसे का डिस्क्रिप्टर वैल्यू यहाँ सेट हो गया है, इसलिए जब भी हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड कॉल होता है वो टॉप से होता है। तो सबसे पहले मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, उसके बाद आपका ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद उसके अंदर ये ओरिजिनल मेथड कॉल करके रखा हुआ है, तो फिर वो ये कॉल होगा ग्रिड। इस तरह से मल्टीपल डेकोरेटर्स वर्क करते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा एग्जांपल बता दिया है कैसे क्या हो रहा है। आशा करता हूँ कि ये आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ और आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। इस दूसरे एग्जांपल में हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे कि आपने देखा होगा नेस्ट जेएस में हम लोग कंट्रोलर डेकोरेटर यूज करते हैं, गेट डेकोरेटर यूज करते हैं इन मेथड्स पे। तो वो सब जानते हैं कि हमें अगर राउट बनाना है तो हम कंट्रोलर डेकोरेटर यूज करेंगे, गेट डेकोरेटर यूज करेंगे। लेकिन वो इंटरनली कैसे वर्क करता है ये
मुझे लगता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें कि मैंने सेम नेस्ट जेएस के कंट्रोलर की तरह ही डेकोरेटर्स बनाए हैं, और उन डेकोरेटर्स को यूज करके राउट हैंडलर्स को रिस्पॉन्ड सेंड किया है जब कोई यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये डेकोरेटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इससे आप ये समझ पाएंगे कि नेस्ट जेएस में भी डेकोरेटर्स इंटरनली कैसे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने 3-4 फाइल्स बनाए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये आप कोड देख रहे होंगे, ये बिल्कुल नेस्ट जेएस का जो कंट्रोलर का कोड होता है बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होगा। जैसे मैंने एक कंट्रोलर का डेकोरेटर बनाया है, गेट के लिए गेट मेथड का डेकोरेटर बनाया है, जिसमें मैंने ये एक डेकोरेटर फैक्ट्री है जिसमें मैंने एक पैरामीटर भेजा है राउट लॉगिन, इसका राउट रजिस्टर, कंट्रोलर का राउट लॉगिन रजिस्टर, ये इस तरह से मैंने भेजा हुआ है। ठीक है। तो जब भी आप टाइप स्क्रिप्ट में जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ अगर डेकोरेटर का यूज कर रहे हैं तो आपको ये एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर का जो ये नोड है इसको आपको एनेबल करना होता है। ये आपको टाइप स्क्रिप्ट में <5 वर्जन में ये आपको एनेबल करना पड़ेगा, और अगर टाइप स्क्रिप्ट 5 में वर्क कर रहे हैं तो ये उस टाइम ये आपको एनेबल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट 5 से डेकोरेटर्स को ऑफिशियली मतलब इम्प्लीमेंट टाइप स्क्रिप्ट में कर दिया गया है, और इक्मा स्क्रिप्ट में उससे करने की बात हो रही है अभी। मतलब अभी उस इक्मा स्क्रिप्ट में नहीं हुआ है, उसके बाद जब ये एक बार इक्मा स्क्रिप्ट में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब आप डेकोरेटर्स का यूज वहाँ भी कर सकते हैं इक्मा स्क्रिप्ट में। और ये आप पैकेज.json में आप देखें तो यहाँ पे मैंने ये कोई भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, सिर्फ ये टाइप डिक्लेरेशंस इंस्टॉल किए हैं जो कि आपका टाइप स्क्रिप्ट में काम करते हैं तो डिक्लेरेशन फाइल की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फिर वो कंपाइल टाइम पे एरर देता है। और ये 3 स्क्रिप्ट्स मैंने बनाए हैं बिल्ड टाइप स्क्रिप्ट कोड को कंपाइल करने के लिए TSC के थ्रू हम यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं। ये आपका जब आप टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं उस टाइम ये भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है। और उसके बिल्ड कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम नोड कमांड का यूज़ करते हैं। नोड कमांड से हम डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिल्ड कोड को हम नोड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और वहीं इसके नीचे हम अगर टाइप स्क्रिप्ट को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है ts-node, जिसको हम npm के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये ts node टाइप स्क्रिप्ट फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देती है। तो ये था ये हमारा पैकेज.json। अब आते हैं इसके कंट्रोलर में। यहाँ पे कंट्रोलर में आपको जैसे मैंने बताया कि कंट्रोलर डेकोरेटर है, गेट माई कैसे गेट, इनके डेकोरेटर्स में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कोड। ये है आपका कंट्रोलर डेकोरेटर। इसमें आपको ये डेकोरेटर फैक्ट्री है जिसमें मैं राउट भेज रहा हूँ, और इसके जैसे कि क्लास डेकोरेटर में आपका सिर्फ टारगेट की ज़रूरत पड़ती है तो एक ही पैरामीटर होता है। तो इसके प्रोटोटाइप में मैं रिफ्लेक्ट एपीआई के थ्रू राउट की पे राउट पैरामीटर को इस पैरामीटर को मैं सेट कर रहा हूँ, इसका की वैल्यू पेयर पे डिफाइन मेटाडेटा में की वैल्यू पेयर पे इसके प्रोटोटाइप में सेट कर दिया मैंने, और टारगेट को रिटर्न कर दिया। उसी तरह गेट में भी मैं एक पैरामीटर और लग जाता है, क्योंकि क्लास के केस में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर्टी और मेथड के केस में प्रॉपर्टी की है तो हमें प्रॉपर्टी की भी देना पड़ता है। और इसका डिफाइन मेटाडेटा करके सेट करके इसके डिस्क्रिप्टर को हम रिटर्न यहाँ से कर दे रहे हैं। डिस्क्रिप्टर रिटर्न नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। माई कैसे का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टू अपर केस में भी गेटर सेटर फंक्शन को हम उसको फंक्शन इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिसमें गेटर में क्या कर रहे हैं कि जब भी आप इसके प्रॉपर्टी वैल्यू को आप गेट करेंगे तो वो अपर केस हो के वो रिटर्न करेगा। सेटर में मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर आप स्ट्रिंग के अलावा कोई वैल्यू ऐसा सेट कर रहे हैं तो ये एरर थ्रो करेगा। और गेटर सेटर फंक्शन में मैं न्यू फंक्शन इम्प्लीमेंट करके इसके डिफाइन प्रॉपर्टी में नए डिस्क्रिप्टर को सेट कर दिया है। इसके टारगेट में प्रॉपर्टी की और इसका डिस्क्रिप्टर ऑब्जेक्ट को मैंने मॉडिफाई करके यहाँ पे फिर से सेट कर दिया है। अब आते हैं पैराम डेकोरेटर में। पैरामीटर डेकोरेटर में 3 पैरामीटर होती है, टारगेट, मेथड नेम और पैरामीटर इंडेक्स।
इसमें क्या है कि इसमें मैंने मल्टीपल पैरम्स के मल्टीपल लिए हैं, क्योंकि एक मेथड के मल्टीपल पैरामीटर में ये डेकोरेटर यूज हो सकता है। इसलिए जो ऑलरेडी सेट है उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, और एक नया और ऐड कर दिया है जो कि पैरामीटर इंडेक्स है, और एक कॉल बैक मैंने सेट कर दिया है। जब मुझे वो फंक्शन को कॉल करना होगा जिसमें ये पैरामीटर डेकोरेटर लगा हुआ है, उसके कॉल बैक को कॉल करूँगा, और इससे जो भी मुझे रिटर्न आएगा वो मैं उसके फंक्शन के पैरामीटर में भेज दूँगा। तो पैरामीटर डेकोरेटर हम इस तरह से बना सकते हैं, जिसमें टारगेट, मेथड नेम और पैरामीटर इंडेक्स होते हैं। ये तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेटर्स डिस्कस कर लिया कि कैसे मैंने वहाँ पे कोड किया है। अब चलिए देखते हैं index.ts जो कि एंट्री फाइल है और यहाँ से सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ये रजिस्टर कंट्रोलर आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें मैंने सारे कंट्रोलर को रजिस्टर कर लेता हूँ एक एरे में, ठीक है। और उसके बाद एक मैंने रिजॉल्व राउट्स का फंक्शन बनाया हुआ है, इसको मैं अभी बताऊंगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले मैंने HTTP मॉड्यूल के थ्रू क्रिएट सर्वर कर लिया है, और यहाँ पे रिजॉल्व राउट्स का फंक्शन कॉल किया है जिसमें मैंने request.url भेजा है राउट्स को रिजॉल्व करने के लिए कि ये URL किस कंट्रोलर और के किस मेथड को कॉल करेगा। यहाँ मैंने कंट्रोलर का लूप चलाया एक एक करके, और ये चेक कर रहा हूँ कि उसके राउट निकाल रहा हूँ। जैसे अभी एक ही कंट्रोलर है तो लॉगिन कंट्रोलर के प्रोटोटाइप से ये राउट निकाल लेगा। इससे आपको निकलेगा लॉगिन रजिस्टर, और URL को स्प्लिट करके मैंने अलग स्लैश से स्प्लिट करके अलग अलग सेगमेंट्स निकाल लिया है। अगर सेगमेंट्स के 0 इंडेक्स राउट से मैच करता है, इसका मतलब है कि यही कंट्रोलर है। अगर मैच नहीं करता है तो लूप आगे जाएगा, दूसरे कंट्रोलर पे देखे चेक करेगा। अगर मैच करता है तो फिर आगे मेथड के लिए ये चेक करेगा। उस कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट इसने बना लिया है। अब उस कंट्रोलर के सारे मेथड्स इसने निकाल लिए हैं गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम से, जो कि फंक्शन है और कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर भी देता है और हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन होना चाहिए और कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए। वो सारे मेथड्स मुझे मिल गए। अब मैं यहाँ से मेथड से फ़िल्टर करता हूँ कि जो मेथड में गेट का राउट लगा हुआ है वो राउट आपका इसके सेगमेंट 1 इंडेक्स में जो है, जैसे कि पहले कंट्रोलर आता है उसके बाद मेथड का नाम आता है, तो जो सेगमेंट 1 में अगर मेथड जो राउट मेथड में लगा हुआ है वो अगर उसके बराबर है तो वही मेथड है मुझे कॉल करना है। तो वो मेथड भी मुझे मिल गया। अब क्लास भी मिल गया और मेथड भी मिल गया। तो ये आपका क्लास मेथड हो गया, मेथड 0 इंडेक्स। ऐसे ये एरे रिटर्न करता है फ़िल्टर, तो एरे के 0 इंडेक्स पे आपका मेथड मिल गया, टारगेट भी मिल गया, क्लास नेम। तो ये 3 चीज़ों का मुझे आगे ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ से रिटर्न करवा दिया। मेथड हो, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया कंट्रोलर का, और ये आपका मेथड का नाम हो गया जो कॉल करना है, और ये टारगेट हो गया क्लास का नाम। तो ये 3 चीज़ मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा लिया है। अब अगर मुझे मेथड नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या है कि वो 404 है, वो राउट रिजॉल्व नहीं हो पाया है। अगर मेथड मिल गया तो अब मुझे क्या करना है कि मेथड में पैरामीटर में अगर कोई डेकोरेटर्स है तो उनको भी रिजॉल्व करना है। जबकि क्योंकि अगर मैं कोई मेथड कॉल कर रहा हूँ उसमें अगर डेकोरेटेड पैरामीटर्स हैं तो वो भी तो मुझे उसमें भेजने पड़ेंगे, तो उसको रिजॉल्व पहले करना है। जैसे कि पैरम्स से मैंने उसके मेटा डेटा निकाल लिए कि क्या क्या कॉल बैक सेट है उसके पैरामीटर्स में, और लूप चला के मैंने वो पैरामीटर इंडेक्स जो है उसका पैरामीटर इंडेक्स तो वही होगा जिस पोजीशन में उसका पैरामीटर है उस फंक्शन के, तो उस हिसाब से मैंने इस एरे को बना लिया है और उसके कॉल बैक को कॉल कर लिया है जो डेकोरेटर फंक्शन में सेट हुआ था। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। उस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करके उसके पैरामीटर रिजॉल्व कर लिए। अब उस पैरम्स एरे को मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर लिया है उस मेथड को कॉल करके। यहाँ पे आप यही है, ये आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। ये देखिए कि जैसे लॉजिक आप कुछ कितना भी बना लीजिए, यहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लॉजिक है। यहाँ पे आप इस टाइम बोल सकते हैं कि मैंने अगर कोई क्लास इंजेक्ट किया हो तो वो भी पॉसिबल है, और उसको भी आप इस फंक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं। तो तरीका है बस करने का। यहाँ पे मैंने इसका डेटा रिटर्न ले लिया उस मेथड को कॉल करके। अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट में लॉगिन आ रहा है तो लॉगिन मेथड कॉल होगा आपका, ये लॉगिन मेथड कॉल होगा, ये डेटा रिटर्न होगा और यहाँ पे ये सेट हो जाएगा।
पैरामीटर्स, ये डेटा रिटर्न होगा और ये रिस्पॉन्स में यूजर को मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट जिसको मैंने डेकोरेटर्स के हिसाब से राउट हैंडलिंग किया हुआ है। ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ। अभी हम इसका डायरेक्ट स्टार्ट टी एस से रन करेंगे, npm रन स्टार्ट टी एस, जो मैंने स्क्रिप्ट पैकेज डॉट जेएसएन में स्क्रिप्ट लिख रखा है। ये हमारा देखिए 3000 पोर्ट में सर्वर स्टार्ट हो गया है और जितने मैंने डेकोरेटर्स बना रखे थे उन सारे डेकोरेटर्स कॉल हो चुके हैं। अब जो लॉगिन राउट है यहाँ पे, ये लॉगिन राउट मैं इसको ब्राउज़र से एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए लॉगिन मेथड दी इन्फोटेक आया, जो कि आपका ये सबसे पहले माई कैसे डेकोरेटर का सब्स्टिट्यूट मेथड कॉल किया है। ये माई कैसे डेकोरेटर का सब्स्टिट्यूट मेथड कॉल किया, इसमें आपको ये फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, इसमें इसने क्या किया है कि गेट की सर्च किया, अगर की इसको नहीं मिला, अगर की मिल जाता है तो ये रिटर्न फ्रॉम कैसे से करता है, और अगर की नहीं मिला तो ये ओरिजिनल मेथड को कॉल किया है। ओरिजिनल मेथड को कॉल किया, उसका डेटा रिजल्ट फेच किया और कैसे मैप में सेट करके इसका रिजल्ट रिटर्न कर दिया। यहाँ पे इसके बाद इसने माई कैसे डेकोरेटर के सब्स्टिट्यूट मेथड को कॉल किया है। अब ये गेट के सब्स्टिट्यूट मेथड को कॉल करेगा। ये जो ओरिजिनल मेथड है माई कैसे का, अंदर वो आपका गेट जो डेकोरेटर है उसका सब्स्टिट्यूट मेथड होगा। अगर वहाँ पे इसने डिस्क्रिप्टर डॉट वैल्यू को रिप्लेस किया हुआ है तो जैसे मैं गेट डेकोरेटर पे जाता हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ कि इसका डिस्क्रिप्टर डॉट वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया है, तो ये ओरिजिनल मेथड आपका सीधा लॉगिन कंट्रोलर का ये लॉगिन मेथड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो डिस्क्रिप्टर वैल्यू को रिप्लेस किया हुआ होता तो पहले माइकेस का इस फंक्शन को कॉल करता, फिर ये आता गेट में डिस्क्रिप्टर डॉट वैल्यू तो रिप्लेस हुआ नहीं है, तो ये गेट में कोई इसका ओरिजिनल मेथड डायरेक्ट अब आपका लॉगिन से कॉल होगा। लॉगिन से कॉल हुआ और ये रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न किया है इसने। अब मैं अगर दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ये कैसे से रिटर्न करेगा, क्योंकि इसको कैसे अब मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब यहाँ ये सर्वर जितनी देर तक चलेगी हर बार वो कैसे से ही रिटर्न करेगा। देखिए मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये कैसे से रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब ये कैसे से बार बार रिटर्न कर रहा है। अब सर्वर को हम रीस्टार्ट करेंगे तो वो मैप ऑब्जेक्ट फ्रेशली एकदम नया क्रिएट होगा और ये एम्प्टी रहेगा स्टार्टिंग टाइम पे। जब वो रिक्वेस्ट आएगा तो दोबारा सेट होगा। ठीक है, अब इसमें लॉगिन, अब हम रजिस्टर राउट को कॉल करेंगे। ये देखिए रजिस्टर मेथड पैरम टेस्ट डेमो, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर मेथड पैरम और टेस्ट ये आपका फर्स्ट पैरामीटर है, मैसेज 1 आपका सेकंड पैरामीटर है जो डेमो आ रहा है। इसमें इन दोनों में ये टेस्ट और ये डेमो दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे कैपिटलाइज होके दिख रहा है। वो कैपिटलाइज आपका इस डेकोरेटर के थ्रू हो रहा है, ट्रांसफॉर्म अपर केस के थ्रू। अब ट्रांसफॉर्म अपर केस में जाएंगे तो यहाँ पे एक कॉल बैक असाइंड किया हुआ है इसने पैरामीटर इंडेक्स पे, वो कॉल बैक असाइन किया है और जो पैरामीटर आपका ट्रांसफॉर्म अपर केस से आ रहा है उसी को ये अपर केस करके रिटर्न कर रहा है। और ये कॉल बैक आपका इंडेक्स डॉट टी एस में यहाँ पे कॉल बैक कॉल होके इस मेथड के इसके पैरामीटर्स में भेज रहा है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे कैपिटलाइज होके जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जैसे दिस डॉट नेम है ये आपका एनी टाइप है, तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। अभी ये देखिए मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ, ये कंपाइल टाइम एरर नहीं दे रहा है। अगर ये स्ट्रिंग होता तो ये यहीं पे एरर दे देता कंपाइल टाइम। देखिए यहाँ पे एरर दे दिया इसने कंपाइल टाइम कि हम स्ट्रिंग में नंबर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ये एनी है और मैंने नंबर डाला है। तो ये अब इस डेकोरेटर की वजह से, टू अपर केस डेकोरेटर की वजह से रन टाइम पे एरर देगा। देखिए मैं इसको फिर से दोबारा सर्वर स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैंने कोड में कुछ चेंज किया हुआ है।
ये सर्वर दोबारा स्टार्ट हो गया है। अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ रजिस्टर का। ये रजिस्टर सेंड करूँगा तो ये रजिस्टर मेथड कॉल होगा, ठीक है। अब ये सर्वर यहाँ पे किल हो जाएगा और इसकी ये कंसोल पे एरर थ्रो किया होगा, ये ओनली स्ट्रिंग अलाउड। ये देखिए ये एरर थ्रो कर रहा है, ओनली स्ट्रिंग अलाउड। इसकी वजह से ये सर्वर भी शट डाउन हो गया है। तो मैं सर्वर शट डाउन नहीं, नोड जेएस का जो प्रोसेस था वो एग्जिस्ट हो गया है। अब मैं इसका बताता हूँ ये क्यों ऐसा हुआ है। ये टू अपर केस डेकोरेटर में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि गेटर और सेटर को मैंने रिप्लेस किया हुआ है नए फंक्शन से। और ये सेटर फंक्शन में ये अगर स्ट्रिंग इसको नहीं मिलता है तो ये एरर थ्रो करता है, जो कि डेकोरेटर से ये एरर थ्रो हो रहा है। तो यहाँ और इसका मैंने प्रॉपर्टी की को नए डिस्क्रिप्टर से मॉडिफाई कर दिया है, इसी वजह से अब ये गेटर सेटर फंक्शन चल रहा है। तो ये था हमारा मिनी प्रोजेक्ट जो मैंने बताया था आपको समझाने के लिए कि नेस्ट जेएस में कैसे कंट्रोलर और उसके डेकोरेटर्स, कंट्रोलर डेकोरेटर, गेट डेकोरेटर्स कैसे राउट्स हैंडलिंग पे काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे और आप खुद का भी डेकोरेटर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेस्ट जेएस, नोड जेएस से कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं उस चीज़ पे रिसर्च करके उसका वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।